हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडुकेस। दोस्तों, आज की वीडियो में कंबाइन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2023 टीयर वन का 17 जुलाई 2023 के हम लोग थर्ड शिफ्ट का मैथ्स पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है 6 सेट हम लोग कर चुके हैं, ये हमारा 7th सेट होगा, सेट नंबर 7। राइट। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, मैथ्स के पास चलते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। ठीक है, सवाल ये आता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 60 डिग्री के लिए तो पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360, यही होगा ना। पाई का वैल्यू ले लो 22/7। ठीक है, आर की वैल्यू 5 इंटू 5 25 और ये हो जाएगा 1/6। होगा कि नहीं, नीचे 3 और ये हो जाएगा 11। ये 275 अपॉन कितना हो जाएगा 21। राइट। आओ जरा डिवाइड करते हैं। 21 से एक बार में कटेगा 21, यानी 6 और 5 बचेगा। 21 गुना 3 63, 63.1। एक ही ऑप्शन आपके पास नंबर बी में है। ठीक है, तो ये जो है 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिज्य खंड का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। आगे बढ़े, पहला सवाल आसान सा। नीचे दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात क्या है। व्यंजक का मान आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और माइनस करेंगे ए स्क्वायर माइनस करेंगे बी स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ, क्या इन तीनों से ये तीनों कट जाएगा क्या। बिल्कुल कटेगा, यानी जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ये भी आसान सवाल। अगला सवाल, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करिए। क्या होगा व्यंजक का मान, तो -25 इंटू 8 कितना हो जाएगा -200, और ये है -50, यानी कि -250 इस सवाल का आंसर है। ये भी आसान सवाल। अभी तक तीनों के तीनों सवाल आसान मिले हैं। एक आदमी 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट का आराम करता है। तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। आसानी है, बस थोड़ा ये सब जोड़ दिया, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा बट ये आसान है। 7 किलोमीटर चलना है उसको, उसका स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में चलेगा 14 किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर के लिए उसको आधा घंटा लगेगा, हाफ आवर। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं है, क्योंकि हर 1 किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट आराम करता है। यानी 7 किलोमीटर चलने के लिए वो 6 बार तो आराम करेगा, यानी 7 छक 42 मिनट और जोड़ दीजिए इसमें, यानी ये बच जाएगा 30 और 30 60 और 12 एक्स्ट्रा, यानी कि 1 आवर 12 मिनट। और 12 मिनट का मतलब होता है कि 12/60, यानी कि 1/5 आवर। 1 इंटीजर 1/5 आवर। ठीक है, ये इस सवाल का आंसर होगा। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है इन कंपेरिजन टू पिछले 3 सवालों से। ठीक है, चलते अगले सवाल की तरफ। ये एक अंक तालिका दे रखा है, क्या है ये। कंपनियों में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या 1000 में आपको जानकारी दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है ये। 2014 में और 2012 में सभी कंपनियों में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या के बीच अंतर कितना है। 14 और 12, ये है 12 और ये है 14। ठीक है, आप इन सबको जोड़ो और फिर डिफरेंस करो, वही तुम्हारे सवाल का आंसर होगा। आओ जरा करते हैं, आपके सामने करते हैं। ठीक है, कैसे फास्ट करेंगे देखो। डेसिमल को छोड़ दो आप। 12 9 21 और 10 31 और 14 45 और 9 54। ठीक है, कंप्लीट हो गया। प्लस 6 और 8 14, 14 4 18, 18 9 27 और 8 कितना होता है 37, यानी कि 3.7। कुछ मिस्टेक तो नहीं किया मैंने। 8 6 14 और 4 18 9 27, 27 और 8 35 होता है, यानी कि 3.5। ये जोड़ के मिलेगा 57.5। ठीक है, इसको जोड़ते हैं 19 और 13 होता है 32 और 13 45, 45 और 11 56 और 7 63। ठीक है, प्लस
3 4 7 और 4 11, 8 19 और 8 27 यानी कि 2.7 यानी कि 65.7। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बता दो। तो आप बोलेंगे 7 और 8 15 यानी कि 8.2, यानी आंसर कितना होगा 8200, क्योंकि यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है हजार में। ठीक है, आंसर क्या है हजार में, यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आ जाएगा 8200। ठीक है, आसान सवाल, जोड़ घटाओ डिफरेंस यही सब करवाते हैं ये तालिका दे करके। ठीक है, कुछ खास होता नहीं है सवाल। आगे बढ़ते हैं, पहला छठा सवाल की तरफ जाते हैं। अगर cos x के वैल्यू -1/2 है और x को बोलता है कि तीसरे चतुर्थांश में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होने का मतलब ये है कि cos की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी x की वैल्यू क्या होने वाली है भाई, 60 डिग्री। अगर x 60 है तो यहाँ पर रख दो, tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3। थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, बात खत्म। नेक्स्ट, 15% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,750 रुपया है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 29,750 15% डिस्काउंट करने के बाद है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बता दो। ये तुम्हारा एमपी है, ठीक है क्या। अगर छूट नहीं दी जाती तो उसको 12% का लाभ होता। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 112 है। अब यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, एसपी। ठीक है, और क्रैमोल निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है सीपी है। बड़ा बढ़िया हमने कन्फिग्रेशन किया हुआ है। आओ जरा काटपीट करते हैं। 17 पची 85, 17 20 बार में क्या ये कटेगा किसी और से, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करा। ठीक है, और काटते हैं। 17 से ये कट जाएगा क्या, 17 कम 17, 12 7 119, हाँ कटेगा। तो काटो जरा, 17 एकम 17, 127 यानी कि 17 सत्ते 119, 8 5 यानी 5 और 0। ठीक है, कट गया, आसानी से कट गया। अब जरा बताओ, ये जीरो और ये जीरो मिलकर के 100 बनाएंगे। तो 100 को हम काटने वाले हैं 25 बार में 4 से, और ये 4 से काटेंगे, 4 गुना 2 8, 3 2 8। ठीक है क्या। अब ये कटने वाला है 2 से 14 टाइम्स। ठीक है, आओ जरा आगे बढ़ते हैं। ये 175 इंटू 25 इंटू 100 बटा 14, ये लगता है 7 से कटेगा, यानी 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, और इस 7 दूना 14, ये काटेंगे तो बन जाएगा 50। यानी 25 25 625 इंटू 50। अगर ये 100 होता तो 62,500 होता, लेकिन चूंकि ये आधा है तो 31,250 होगा। ठीक है, और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। बढ़िया सवाल, आसान सवाल, थोड़ा कैलकुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मेज 3,000 में खरीदी गई है और 3200 में सेल किया गया, तो लाभ या हानि, 200 रुपये फायदा हुआ। अरे यार, ऐसा सवाल कौन पूछता है सीजीएल में। आगे बढ़ते हैं यार। एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक एसआई पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे के वर्ष में 0.5 के ब्याज दर से वृद्धि होती है। तो 4 वर्ष के बाद ऋण को पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में 4600 का भुगतान किया, तो कुल ऋण कितना था। ठीक है, ये सवाल थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है। आइए देखते हैं, आपके सामने करेंगे। गलती होने के भी चांसेस है, क्योंकि सही तरीके से दूसरे वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में। अब मुझे लगता नहीं कि दूसरे वर्ष में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ाता हूँ, क्योंकि दूसरे वर्ष से आगे के लिए कह रहा है, यानी 2 वर्ष के लिए सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 वर्ष के लिए पी की वैल्यू सेम, और रेट है 5%, यानी कि 5 गुना 2 10%। ठीक है, ये तुम्हारा 2 वर्षों का। अगर मैं अगले वर्ष की बात करूं तो एक साल में कितना इंटरेस्ट, 1.5% बढ़ा दिया हमने, 2200। और अगले के लिए फिर से हमने 0.% बढ़ा दिया, 0.5, 2200 इज इक्वल टू 4600। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि यहाँ पे दूसरे वर्ष से आगे की बात कर रहा है, सेकेंड ईयर में अप्लाई होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे 100 कॉमन निकालूं तो भेज सकते हैं इधर, यानी पी 10, पी 5.5 और पी 6 11.5, और 10 पी की वैल्यू इंटू 21.5 इज इक्वल टू 4600 इंटू 00। ठीक है,
आओ इधर काटो, डबल जीरो नीचे, तो ये आ जाएगा 4×25 20। ठीक है, 4 से क्यों काट रहा हूँ मैं पागल जैसा, 5 से काटो ना, 5×4 और 5 तो यहाँ 15 और ये कट जाएगा 20 बार। लेकिन ये 43 आने से इतना तो कन्फर्म हो चुका है कि ये तुम्हारा गड़बड़ है, क्योंकि ये कटना चाहिए, कुछ तो कटना चाहिए, यानी कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, यानी मुझे लगता है कि हमने जो 2 ईयर का एक साथ लिया है वो नहीं ले सकते। हर साल 0.5% का इंक्रीमेंट होता है, इसका यही मतलब है। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। 2 मिनट वेस्ट हुआ तो क्या मतलब है। पी की वैल्यू पहले साल 5% बटा 10, पी की वैल्यू अगले साल 5.5%, अगले साल पी की वैल्यू 6%, अगले साल सॉरी प्लस पी की वैल्यू 6.5%। इन सब का जो है हमने 100 कॉमन निकाल लिया और इन हो जाएगा इंटरेस्ट कितना 4600। आप बताओ अगर मैंने पी कॉमन लिया तो 5.5 और 6.5 कितना हो जाएगा 12 और 11 कितना हो जाएगा 23। पी इंटू 23 बाई 100 इज इक्वल टू 4600। 23 × 2 46, यानी पी की वैल्यू आने वाली है 20,000 रुपीज। और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। ठीक है, तो ये हमारी मिस्टेक नहीं है जो हमने इसके पहले किया, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ कि 2 वर्ष से आगे के प्रत्येक वर्ष में 0.5% का वृद्धि होता है। तो हमने 2 वर्ष में किया ही नहीं था, लेकिन ये 2 वर्ष से आगे ना लिख करके इसको लिखना चाहिए 2 वर्ष से प्रत्येक वर्ष 0.5% की वृद्धि होती है। खैर, इसका आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक थैले में 23.5 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल है। ठीक है, जिनकी राशि 550 रुपया है। अब बताओ, ये राशि अलग है और ये सिक्कों की संख्या अलग है। ये सिक्कों की संख्या का रेशियो, ये नंबर का रेशियो है, और ये जो है ये मूल्य है, ये अमाउंट है भाई। डायरेक्ट आप इसका तुलना नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे बताओ। अमाउंट का तुलना अमाउंट से, अगर 20 पैसे का सिक्का 5 होगा तो क्या बन जाएगा 1 रुपया। 25 पैसे का सिक्का 3 होगा तो क्या बन जाएगा 75 पैसा। अगर 50 पैसे का 2 बन जाएगा तो 1 रुपया, यानी 1 रुपया 1 रुपया 2 रुपया, यानी बन जाएगा 2.75 रुपीज। इसका तुलना इससे। और 20 पैसे, सवाल क्या पूछता, 50 पैसा और 20 पैसे के सिक्कों से बने धनराशियों के बीच का अंतर। तो 50 पैसे और 20 पैसे, तो 50 पैसा और 20 पैसा के जो बीच का धनराशि है 1 और 1 दोनों के बीच का अंतर है 0। तो 0 से आप मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ये बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिसकी भुजाएं दे रखी है 16, 30, 34, तो एक ऐसे त्रिभुज एबीसी के परिगत एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। एक वृत्त है, आप बताओ, और ये परिगत है किसी ट्रायंगल के, और ये ट्रायंगल कैसा है, अगर मैं काटने की कोशिश करूं तो ये बनेगा 8, 15 और 17। जैसे हमने ये वाला चीज देखा, हमारे दिमाग में पटाख से क्लिक हो गया कि ये जो ट्रायंगल है दोस्त, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। और जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो परिगत सर्कल है, उसका रेडियस इसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। और अगर इसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 17 यूनिट। इसकी लंबाई भी 17, इसकी लंबाई भी 17, इसकी लंबाई भी 17, और यही तो हमारा रेडियस है। यही तुम्हारे सवाल का आंसर भी है। ठीक है, बस इस सवाल में ये पहचानना था भाई कि इस यूनिट को देख करके आपको पता लगाना था कि भाई ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, वरना हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ता राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं होता तो। पता लगा लिया, आसानी से आंसर आ गया। 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 12M प्लस 16 बॉयज किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, हमने देखा 12 25 60, ठीक है, और 13 चौका 52 को भेजो उधर, तो आंसर इधर आएगा 8M।
ये 24 चौका 96 है और ये 16 पच्ची 80, यानी कि 16 का डिफरेंस है बॉयज में। काटूंगा तो 2 से, यानी मेल और बॉय का जो रेशियो इफिशियंसी का है वो है 2:1। अब सवाल क्या आता है बताओ। अब सवाल ये आता है कि किसी एक को उठा लो, 12 दूना 24 और प्लस 16, ये तुम्हारा टाइम ले रहा था 5। आपसे पूछ रहा है कि 29 पुरुष और 22, तो 29 गुना 2 58 और 20 60 70 80 आपको निकालना है टाइम। 5 से कट जाएगा 16 बार में। 24 और 16 कितना होता है, 16 गुना 3, ये बन जाएगा तुम्हारा 16 और 24 कितना होता है भाई, 32 और 8 40, सही ना। 16 इंटू टी, यानी अगर आपको टी निकालना है तो 40/16 यानी कि 2.5 डेज। 2.5 डेज में क्या हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा। वो तुम्हारे सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। 277 और 2323 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ है ही नहीं, या तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करना है फास्ट, आप उस तरीके से कर लो, या फिर ऐसे लिख लो 300 में 23 कम और ये है 300 में 23 ज्यादा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 9 पे 4 जीरो और ये हो जाएगा 529। तो इतना तो उम्मीद हम कर ही सकते हैं कि आपको माइनस करना आता ही होगा, 89471, और ये सवाल का आंसर है। आसान। अगला सवाल दे रखा है कि x प्लस 1/x, ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका, शिफ्ट 6 तक पहुंचने के पहले ये 3 बार सवाल आ चुका। इसको निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू और माइनस x प्लस 1/x, होगा कि नहीं होगा बताओ। एक्स स्क्वायर निकालने के लिए -6 का स्क्वायर कर दिया, 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा 34 इंटू -6 का क्यूब, ये कितना होता है -6 का क्यूब और -3 टाइम्स -6, ठीक है। और माइनस, ये तो -6 है ही। आओ जरा प्लस माइनस का खेल खत्म करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कितना आने वाला है 34 इंटू, ये बन जाएगा -6, अगर मैंने कॉमन लिया तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 कितना हो जाएगा 33, और 33 गुना -6 तो -33 इंटू 6 लिख दो, एक ही बात है। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, +6। लेकिन ये सारे मल्टीप्लाई में है, ये सारे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। आप यहाँ से 6 और 6 कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा 33 इंटू 34 क्या बचेगा बताओ। तो 33 का स्क्वायर होता है 1089, एक बार और 33 लगा दो, यानी कि 1100 और 22 और 1122, तो 1122 प्लस 1, ठीक है। तो 6 इंटू क्या करेंगे -1121, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1100 गुना 6 कितना हो जाएगा 6600, ठीक है। और फिर 21 गुना 6 126 और, यानी कि 6726 और साइन लगा दो माइनस, ठीक है। बढ़िया सवाल था, क्योंकि माइनस में था तो थोड़ा कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आपके सामने हमने जो भी किया सब कुछ आसान लगने लगा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप जो है 40 सेंटीमीटर है। तो घन का एक पृष्ठ तो स्क्वायर ही होता है, स्क्वायर का जो परिमाप होता है 4 इंटू साइड, अगर 40 है तो ए की वैल्यू 10 है। अगर आप वॉल्यूम निकालना है तो इसका क्यूब कर दो, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ो। सार्थक और मोहन की बात करता है दोस्त, कि सार्थक और मोहन जो है एक समारोह के लिए कमरे को सजाने का काम सौंपा गया। सार्थक पूरे कमरे को 12 दिन में कर सकता है, जबकि मोहन पूरे कमरे को 15 दिन लगाता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो 12-15 का एलसीएम 60, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी 5, 9 से आप डिवाइड करो, यानी 20/3, यानी 6 इंटीजर 2/3, डेसिमल में चेंज करोगे 6.67 डेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही राम चोर सुमेश से 225 मीटर पीछे है। ये सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं, हर शिफ्ट में सवाल आए हैं कि पुलिस तुम्हारा यहाँ पे, चोर तुम्हारा यहाँ पे, राम 50 मीटर और सुमेश 30 मीटर दौड़ता है 1 मिनट में। यानी अगर मैं इनकी स्पीड निकालने की कोशिश करूं, ठीक है, तो आप बताओ 50 मीटर 1 मिनट में यानी 60, यानी मैं कह सकता हूँ कि 5/6
मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। चोर की स्पीड कितनी है बताओ? चोर की स्पीड 30 मीटर आउट ऑफ 60 सेकंड, यानी कि 1/2 मीटर पर सेकंड। होगा कि नहीं होगा? अब बता दो क्या पूछ रहा है आपसे, कि सिपाही राम चोर सुमेश को कितने समय में पकड़ लेगा। ठीक है, तो टाइम अगर निकालना है मेरे को, टाइम टू कैच, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस 225 मीटर, और इन दोनों के बीच रिलेटिव स्पीड वो कितना हो जाएगा? तो आप देखो 5/6 माइनस 1/2। ठीक है, यानी 225/6 एलसीएम हो जाएगा, 3 ऊपर यानी कि 2/3। चलेगा क्या? तो ये बताओ कितना हो जाएगा? 225 × 3 775 बटा, मिस्टेक है क्या? 2 × 3 = 6, सॉरी 675/2। अब बताओ, ये पूरे सेकंड में आ गए, लेकिन आपका आंसर दिया हुआ है मिनट और सेकंड दोनों में। तो आओ जरा चेंज करते हैं, आओ जरा चेंज करते हैं। 675/2 इंटू 60, यानी ये बन जाएगा, सॉरी हमने मिस्टेक किया, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा? सेकंड से हमें मिनट में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डिवाइड कर दिया हमने 1/60। या फिर आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, इतना कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा आपको, कि 675 सेकंड है, 60 सेकंड का 1 मिनट, यानी 660 सेकंड के लिए 11 मिनट हो गए, और जो बच गए 15 सेकंड उसको छोड़ दो वैसे का वैसे, और ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। ऑप्शन देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा फास्ट तरीके से। ये देखो cos 75 का वैल्यू निकालना है, कितने लोग को याद भी होगा, लेकिन ये आपसे कह रहा है कि फॉर्मूले के माध्यम से निकालो। कुछ नहीं करो, इसको 45 + 30 कर दो और फॉर्मूले में सेट कर दो। cos a यानी कि 1/√2, cos 30 यानी कि √3/2। चलेगा क्या? sin a यानी कि फिर से 1/√2, और 20 का मतलब, सॉरी sin b का मतलब 1/2। नहीं होगा क्या? 1/√2 आप कॉमन निकालोगे तो √3/2 माइनस 1/2। चलेगा? आओ जरा आगे बढ़ते हैं। 1/√2, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1, और नीचे बचेगा 2, यानी √3 माइनस 1/2√2। आप देख रहे हैं कि सारे का जो हर है डिनोमिनेटर के अंदर 4 दे रखा है। 4 लाने के लिए इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे √2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे आ जाएगा 4, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? √6 और माइनस √2, और ये इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 के बराबर है। ठीक है, अगले सवाल क्या कहता है कि अगर a cot थीटा b cosec थीटा का वैल्यू p है और ये q का वैल्यू है, तो p² माइनस q² क्या होगा? आप बताओ, ये दोनों a + b और a + b ही हैं, तो p² निकालेंगे तो 2ab और माइनस 2ab तो कट जाएगा, यानी दोनों का a² और b² बचने वाले। ठीक है ना? तो इस वाले कंडीशन में देखो, a² cot² थीटा और इस वाले में b² cot² थीटा। अगर मैं cot² थीटा को कॉमन निकालूंगा तो a² + b² बचेगा ना? बताओ, बचेगा ना? सॉरी, 1 मिनट मैं पूरा कर देता हूँ। ठीक है, मैं लिखने की कम कोशिश कर रहा था, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि p का जो वैल्यू है ये पूरा a + b है, तो अगर इस पूरे का मैं स्क्वायर करूंगा तो 2ab और माइनस 2ab तो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो p² करेंगे अगर, तो ये वाला a² cot² थीटा, इतना लिख देता हूँ। ठीक है, a² cot² थीटा, और माइनस q² मतलब ये माइनस वाला माइनस क्या हो जाएगा? b² cot² थीटा होगा ना? सॉरी, ठीक। अब फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो p² अगर मैंने किया तो ये हो जाएगा b² cosec² थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ a² cosec² थीटा। ठीक है, अगर मैं cosec² थीटा को कॉमन निकाल लूँ इधर से, इधर बच जाएगा b² माइनस a²। और ठीक वैसे ही अगर मैं ठीक वैसे ही इधर देखो आप, अगर मैं cot² थीटा कॉमन निकालता हूँ, cot² थीटा कॉमन निकालता हूँ तो a² माइनस b² बचेगा, लेकिन हमको इसके फॉर्मेट में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्त, माइनस cot² थीटा कॉमन निकालूंगा। इससे फायदा क्या होगा? b² पहले आ जाएगा,
तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जरा देखो 1 मिनट, अब तो आंसर आ चुका है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो यूनिवर्सल 1 होती है अगर थीटा की वैल्यू सेम होती है। तो क्या इसका आंसर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का आंसर है। आगे चलते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले मतों में से 15% को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। ठीक है, फिर कहता है कि जीता ने क्या किया, वैध मतों के 60% मत प्राप्त किए। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम वैलिड के पास ही चलते हैं। दो लाइन हमने पढ़ा ही नहीं, हम ऐसा मान के चलते हैं कि 100% वैलिड वोट है। ठीक है, तो 60% मिल गया किसको, जीता को, और 40% जिसको मिला होगा मुझे नहीं पता। और 60% जीता ने जो प्राप्त की है वो 800 के बराबर है। 91800 वोट मिला है। तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे? ठीक है, तो आप बताओ 91800 अगर ये 60% के बराबर है तो मुझे 100 निकालना पड़ेगा। ये जो वैल्यू आएगी ये वैलिड वोट से, लेकिन याद करो ये वो वोट है जिसको 15% इनवैलिड किया गया था। ये देखो आप, यानी अगर मुझे वैलिड प्लस इनवैलिड निकालना हो तो मैं कह सकता हूं कि पूरा वैल्यू 85 के बराबर है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब जो वैल्यू यहां से लेके यहां तक होगा ये इनवैलिड प्लस वैलिड, बोल सकता हूं वैलिड प्लस इनवैलिड। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। ये सारे वोट वो लोग हैं जो 90% लोगों ने ही भाग दिया है, 90% लोगों ने ही वोट दिया है। अगर मतदाता सूची में जो लोगों ने वोट नहीं दिया है उन लोग का भी तो नाम होगा ना, यानी ये पूरा वैल्यू 90 के बराबर अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बताओ यहां से लेके यहां तक की वैल्यू, ये तुम्हारा टोटल लिस्ट, और यही तुमको फाइंड आउट करना है। अब कर लो आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी आप करना चाहो। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले हम काटेंगे इसको 17 पच्चे 85, 17 चौके 68 डबल जीरो। ठीक है, इस 2 जीरो से एक ये जीरो और एक ये जीरो में खत्म कर देता हूं। ठीक है, 6 से कट जाएगा 9 बार में, और ये देखो 5 से कटने वाला है 20 बार में। यानी आंसर कहाँ आ रहा है बताओ? आंसर यहाँ आएगा जब ये 9 से ये 9 कट जाएगा। तो अब बताओ 20 गुना 100 गुना 100, 2 लाख। लिस्ट में 2 लाख लोगों का नाम था। और ये एक बेहतरीन सवाल, मेरे हिसाब से ये बेहतरीन सवाल है। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट के जोन में डाल सकते हैं। आप खुद से सोच के देखना एक बार, अगर हम वैलिड मान के नहीं चलते हैं, अगर हम वैलिड मान के नहीं चलते और इन सारे वैल्यूज को हम अगर स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलते हैं तो ये बहुत मुश्किल होने वाली थी। यकीन मानो, इनवैलिड वोट को छोड़ो, स्टार्टिंग की 2 लाइन स्किप करने के बाद अगर यहाँ से आप शुरू करते हो सवाल तो बड़ा आसान हो जाएगा। वरना एक बार आप 100 मानना और उसका 90% निकालना, फिर उसका 15% को अवैध करना, बड़ा मुश्किल होने वाला सवाल। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है मेरे हिसाब से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 केंद्रों के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर। आप बताओ, एक है 16 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और 8 मतलब छोटा होगा थोड़ा। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ मान लिया हमने, इसका सेंटर यहाँ मान लिया। तो आप बोलेंगे कि इन दोनों के बीच की दूरी 26 है, तो आप दोनों सर्कल अलग अलग क्यों बना दिए? ये चिपका भी तो हो सकता है, ये क्रॉसिंग भी तो हो सकता है, बट मैंने दूर से ही देख लिया कि अगर इसका रेडियस 16 है दोस्त और इसका रेडियस अगर 8 है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बता दो 26 तभी हो सकता है जब बीच का डिस्टेंस यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आने वाला है, क्योंकि 16 और 8 24 होगा और ये 26 है। तो अगर ये डिस्टेंस 24 होता तो हम बोलते कि सर्कल सटा हुआ है। बात आई समझ? ये C1 और ये C2। आपसे कह रहा है कि अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, अरे भाई साहब ये तो फॉर्मूला होता है, दोनों के बीच के केंद्र की दूरी का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, 16 और 8 का डिफरेंस 8 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। नहीं होता है क्या? 676 माइनस 64 का अंडर रूट यानी 612 का अंडर रूट
इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 153 का अंडर रूट, 2 को बाहर निकाल दो, 153 को अंदर ही छोड़ दो, बेचारा अकेला है। और दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सवालों को बेहतर तरीके से आप जज करेंगे तो हर सवाल बनने वाला होता है। 132 विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? अगर मैं एग्जाम में रहूंगा, कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा, ठीक है, डिवाइड करके मैं चेक कर लूंगा। 13 पचे 65, 2 पचे 10, ये कट रहा है। ठीक है, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, ये नहीं कट रहा है। 13 सत्तर 91 कट रहा है। 13 एकम 13, ठीक है, 1320, और फिर 132 ये भी कट रहा है। 13 132, फिर 220 और 6 ये नहीं कट रहा है। 132 अगर मैं करूं, 132 अगर मैं करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 6 0, 13 पच्चीस 65, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। ठीक है, और ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 संख्याएं क्या और 132 से विभाज्य डिविजिबल है। ठीक है, इसको कुछ दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे करें कैसे ना करें, शॉर्ट तरीका क्या है, जो पहले दिमाग में आता है उसको फटाफट करो, आंसर निकालो। ठीक है, 45 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाली चावल के किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली बाजार की चावल की दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। आप बताओ, 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। जो 3 वाला है वो 45 रुपये केजी है, 2 वाला का मूल्य नहीं पता, लेकिन अगर मिश्रण की बात करूं तो मिश्रण 3 2 5 मिलाकर के उसको 50 के भाव से बेचता है, तो दूसरे किस्म के चावल की गणना करेंगे तो एवरेज का सवाल हो गया। आप बताओ 45 गुना 3 कितना होता है, 135। अगर मैं इसको x मान लूं, लेट से 135 प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 250। क्या ये 2x का वैल्यू 250 माइनस 135 होगा? क्या ये x का वैल्यू 115/2 होगा? क्या ये x का वैल्यू 57.5 रुपए पर केजी होगा? बिल्कुल होगा। आप इसको एलिगेशन से बना सकते हैं। मेरे दिमाग में पहली बार एवरेज आ गया, मैंने वहां से कर दिया। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या करता है कि प्रतिमा और दीक्षा टाइपिंग कार्य को 10 घंटे और 15 घंटे में अलग अलग पूरा करेंगे। प्रतिमा और दीक्षा 10 घंटे और 15 घंटे में, ये टाइम का रेशियो है। 4 घंटे अकेले टाइप करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है, तो शेष टाइपिंग कितने घंटे में करेंगे? हमेशा हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं, इस बार परसेंटेज से करते हैं। चलिए ठीक है, 10 घंटे में अगर ये 100% काम करती है प्रतिमा, तो आप बताओ 4 घंटे में कितना परसेंट काम हो जाएगा? 40% काम हो जाएगा। यानी 60% काम के लिए कौन आया है भाई? दीक्षा। आप मुझे बताओ 100% काम करती है 15 दिनों में, तो 10% करेगी 1.5 में, तो 60% काम करेगी 15 गुना 6, सॉरी 1.5 गुना 6 यानी कि 9 डेज। सवाल कोई भी हो, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, इफिशियंसी निकाल के बना सकते हो। मेरे पास अभी दिमाग में फटाफट क्या है, चलो परसेंटेज से करते हैं। आंसर क्या आ गया? 9 डेज। अगला सवाल, फिर से तालिका आ चुका है कि 100 छात्रों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दर्शा रहा है। ठीक है, गणित में उच्च शिक्षा जारी करने के लिए गणित में कम से कम 60% अंक आवश्यक है। आप मुझे बताओ, और ये अंक हैं कितने? 50 में से प्राप्त अंक, 50 में से प्राप्त अंक की बात करें, इसका 60% कितना हो जाएगा? 30। यानी 30 मार्क्स ले आओ या 30 प्लस ले आओ, उन सबके सारे विद्यार्थियों को हम क्या कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए पात्र होंगे। तो 30 और उससे अधिक लाने वाले गणित में है कितने? 33। और यही सवाल का आंसर होगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते, आगे बढ़ गए और ये खत्म ही हो गया। ठीक है, मतलब ये आखिरी सवाल था, पूरा कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सेट नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं अगले सेट में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा हमको सपोर्ट मिले। थोड़े सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि मैं सोल्यूशन अच्छा ही कराता हूँ। आप खुद से चेक कर सकते हो सोल्यूशन में कितना अच्छा कराता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।